खुलासा के तीसरे अंक में हमने बंदर और घड़ियाल के एक से कथानक पर चार चार जातक कथाएं मिलने के रहस्य को समझा था। आपने गौर किया होगा, बोधिसत्व को जो बंदर के रूप में है, घड़ियाल मार डालने की योजनाएं बनाता है, कोशिशें करता है, सफल नहीं होता। हर बार उसकी भार्या का जिक्र आया है जो उसको उकसाती है, दोहद का वास्ता देती है, जिद करती है कि मुझे बंदर के हृदय का मांस ला कर दो। तो मगरमच्छ को कहानी के अंत में बता दिया कि देवदत्त है और उसकी भार्या को बताया गया कि चिंचा है। अब ये चिंचा कौन थी? तो जातक कथाओं के जो वर्तमान कथा का हिस्सा है उसमें हमें बुद्ध के समाज की और बुद्ध के जीवन काल की वो सारी सच्चाइयों का पता लगता है। दूसरी जातक कथाओं में इसकी जानकारी मिली है कि चिंचा कौन थी। उसी तरह तैर्तिकों के बारे जानकारी मिलती है कि वे भी एक सुंदरी को बुद्ध को बदनाम करने के लिए जेतवन विहार में भेजते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं कि वह शाम ढले, जब अंधेरा हो जाए तो जेतवन की ओर जाती है, फिर अलग सुबह उधर से लौटने का नाटक करती है। पूछने वाले जब पूछते हैं तो वो बुद्ध का नाम लेती है, कहती मैं तो गंधकुटी में ठहरी थी, वगैरह वगैरह। इस तरह से उनको बदनाम करने की कई कोशिशें चिंचा ने भी की होंगी। तो दरअसल देवदत्त को लक्ष्य करके जातक अट्ठकथा ग्रंथमाला में 50 कहानियां रची गई हैं। अब दर्जन भर कहानियां तो ऐसी हैं जिनमें देवदत्त कौन कौन से प्रयास कर रहा है बुद्ध को मारने के, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और देवदत्त की टीम में दिखाया गया है कि एक कोकालिक नामक भिक्षु है और ये चिंचा एक युवती है। लेकिन बुद्ध किसी की निंदा नहीं करते। खास बात यह है कि बुद्ध अपनी गुणवत्ता हमेशा कायम रखते हैं, अपने अच्छे गुणों को, और यही बात वो भिक्षुओं से भी बताते हैं कि तुम्हें भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, संग छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बारे तुम इतना जान लो कि मुझे कुछ नहीं होगा। क्योंकि जैसा कि उन कहानियों में देखा आपने, उन्होंने 4 गुणों के बारे में बताया है कि ये गुण जिसमें हैं उसको कभी कुछ नहीं हो सकता। तो मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जो जातक कथाएं हैं वो बुद्ध के जीवन काल में जो घटित घटनाएं हैं उनका लेखा जोखा पूरी सच्चाई से बयां करती हैं। लेकिन वो सिर्फ वर्तमान हिस्से में, यानी पच्चुपन वत्थु का जो हिस्सा है उसमें, जो अतीत वत्थु वाला हिस्सा है उसमें पशु पक्षियों के प्रतीकों द्वारा, यक्षों, राक्षसों और ऐसे अनेक तरह की काल्पनिकताओं से भरी हुई कहानियां भरकर वो सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण कथाओं के रूप में एक केस स्टडी समझिए कि उनको बनाया गया है। और वो इसलिए कि ये श्रोता के अनुसार, उसके समझ के अनुसार, उसके अनुभव जगत को देखते हुए उस हिसाब से कहानियां वो बनाई गई हैं, ये बताने के लिए कि भाई देखो सम्यक क्या है और क्या होना चाहिए। इसका ज्ञान जो है वो अतीत वत्थु में बताया गया है। लेकिन अतीत वत्थु की सच्चाई और ऐतिहासिकता पर शक करना बिल्कुल जरूरी है। और जो बोधिसत्व का नायक जो हर कहानी में बोधिसत्व जो चरित्र, बल्कि एक तरह से हर जातक कथा में जन्म लेता है बोधिसत्व, वो यही समझाता है कि ऐसी परिस्थितियों में क्या करना सम्यक है। वो बुद्ध का पूर्व जन्म नहीं है, बल्कि एक बुद्ध का मत है, बुद्ध की एक प्रतिनिधित्व करता एक चरित्र है। मसलन आप घड़ियाल और बंदर वाली कहानी पर ही विचार करें। अब बंदर जो है वो घड़ियाल से झूठ बोलता कि वो अपना कलेजा जो है वो
गुलर के पेड़ पर टांग आया है। यानी उससे धोखा करता है, झूठ बोलता है, धोखा करता है, फरेब है। लेकिन इसलिए ये सब इसलिए क्योंकि जो घड़ियाल है वो एक लालची आदमी है, एक उस तरह की मित्रता गांठ कर, ठग कर वो उसके हृदय का मांस खाना चाहता है। अब जो लोग बोधिसत्व को भगवान बुद्ध का पूर्व जन्म मानते हैं, इसका मतलब वो प्रकारांतर से ये कह रहे हैं कि बोधिसत्व जो है वो झूठ बोलना सिखा रहा है, धोखा देने वाली शिक्षा दे रहा है। तो ऐसा सिर्फ उस कथा तक ही सीमित है। उस कथा में ये आया है कि उपाय कुशलता, संकट के समय उपाय कुशलता करना, साहस का इस्तेमाल करने में अगर झूठ फरेब भी बोलना पड़ता है, झूठ फरेब भी करना पड़ता है, तो वो सम्यक है। बुद्ध अपने सत्य अहिंसा की धर्म देशना करते हैं, लेकिन बोधिसत्व के रूप में जहां जरूरी है वहां वो असत्य को और हिंसा को भी जायज ठहराते हैं कि वो उस समय की मांग है, उन परिस्थितियों की मांग है और उसमें वही सम्यक है, वो अधर्म नहीं है। अब विशेष परिस्थितियों में नियमों में ढील या बनाए गए जो मापदंड होते हैं उनमें डेविएशन क्षम्य होता है। और मैं आपको बताऊं कि इसे टॉलरेबल माना जाता है, ये सही है। और किसी भी प्रणाली को अगर नियंत्रित रखना है तो उसमें यह छूट देनी पड़ती है कि एक लिमिट तक ये डेविएशन की अनुमति होती है। और मॉडर्न मैनेजमेंट में भी देखा जाए तो यही तरीका है कि डेविएशंस को एक सीमा तक, जिसे कहते हैं टॉलरेंस लिमिट तक उसे जायज ठहराया जाता है। अब आप पाएंगे कि ये 6 सिग्मा का एक सिद्धांत है, प्रोसेस कंट्रोल में यूज होता है। उसमें ये बात बिल्कुल स्टैटिस्टिकली सही मानी जाती है कि अगर डेविएशंस जो हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एक लिमिट के अंदर हैं, टॉलरेंस लिमिट के अंदर हैं, तो प्रोसेस कंट्रोल में रहेगा और वो सम्यक है। और इस ख्याल से जो जातक कथाएं हैं उनमें इसी सिद्धांत का निर्वाह होता दिखाई पड़ता है। धन्यवाद।